हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय दिशा एकेडमी। कैसे हैं आप सब? एफसीआरए काफ़ी चर्चाओं में है आजकल, क्योंकि इसको लेकर एक न्यूज़ आ रही है। 1811 इंस्टीट्यूशन के एफसीआरए लाइसेंसेस को रद्द कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। तो इस न्यूज़ को पूरा चर्चाओं में हम लोग पढ़ेंगे और आज जानेंगे एफसीआरए क्या है और क्यों ये इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग यूपीएससी 2023 के लिए, फिर चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस। तो बने रहिए हमारे इस सेशन में हमारे साथ और जानिए पूरी अपडेट इस टॉपिक रिगार्डिंग। बट गाइस, इफ यू लव दिस सेशन, डू शेयर इट आफ्टर इट। ऑलराइट, तो सबसे पहले जानते हैं क्या रही थी हमारी वो न्यूज़ जिसके ऊपर चर्चाएं होना शुरू हुई थी। रिसेंटली अपने एक सेशन में अपडेट के दौरान मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के स्टेट मिनिस्टर यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट नित्यानंद राय ने एक बयान दिया संसद में कि पिछले 3 सालों में यानी कि 2019 से लेकर 2021 के दौरान एफसीआरए रजिस्ट्रेशन 1811 एसोसिएशन के कैंसिल कर दिए गए हैं अंडर सेक्शन 14 ऑफ एफसीआरए एक्ट 2010। ये सब इसलिए किया गया क्योंकि ये सारे इंस्टीट्यूशंस वायलेशन कर रहे थे एफसीआरए का। अब एफसीआरए है क्या? एफसीआरए की जब बात चलती है तो कई बार इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, तो आप कभी भी इसको याद करने के लिए याद रखना, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। सो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। अब यहीं से आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि जितना भी कंट्रीब्यूशन यानी कि चंदा आम भाषा में हम लोग कहते हैं, वो फॉरेन लैंड से आ रहा है, यानी कि किसी ऐसे व्यक्ति या किसी ऐसी संस्था से आ रहा है जो भारत में रहता नहीं है। उसकी तरफ से कोई भी कंट्रीब्यूशन अगर आ रहा है तो उसको रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। इस एक्ट की डिमांड अगर आपको बताएं तो 1969 से ही पार्लियामेंट में उठनी शुरू हो गई थी, जब भारत आज़ाद होकर एक विकसित देश होने की तरफ अग्रसर था। तो 1969 यानी कि 1969 में ही पार्लियामेंट में डिबेट हुआ और एक ऐसे एक्ट को लाने की बात कही गई जो इस फॉरेन फंड को रेगुलेट कर सके कि ये किस लिए आ रहा है, किस संस्था के पास आ रहा है। इसके बाद एफसीआरए को लेकर एक बेसिकली एक्ट बनाया जाता है जिसको इनैक्ट करते हैं इमरजेंसी के दौरान 1976 में। ये दौर था मैडम इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी के रिजीम के दौरान इस एक्ट को सबसे पहली बार लागू किया गया था 1976 में। तब ये माना जा रहा था कि कई ऐसी फॉरेन पावर हैं जो भारत में पैसा डंप करके इंडिया के अफेयर्स में यानी कि इंडिया के इंटरनल इश्यूज में केओस पैदा करने की कोशिश कर रही है, और इन सब चीज़ों को रोकने के लिए ही ये एक्ट लाया गया था। लेकिन क्या इसकी एम सक्सेसफुल हुई? तो उससे पहले एम तो पता हो। एम क्या थी? इस लॉ का मेन काम था रेगुलेट करना फॉरेन डोनेशंस जो इंडिविजुअल्स या एसोसिएशन को दिए जा रहे हैं, ताकि वो इस तरीके से फंक्शन करें कि वो किसी भी तरीके से जो हमारे नेशन की सोवरेनिटी है, जो हमारे नेशन की डेमोक्रेसी है, जो हमारे नेशन की रिपब्लिकन वैल्यूज़ है, उनको कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। और नेशन, जैसा कि हमने शुरुआत में भी कहा था, SDR सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना रहे। अब सोवरेन का मतलब क्या? संप्रभुता। जब भी बात होती है संप्रभुता की तो हम बार बार कहते हैं हमारे आंतरिक मामलों में कोई और हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अब सोचो, कश्मीर का ही मामला है और कोई भी विदेशी संस्था इसमें इंटरफेयर करना चलती है तो भारत सरकार उसको साफ साफ कह देती है कि आपका ये हक नहीं है, क्योंकि ये भारत का आंतरिक मामला है। अगर वो सामने से ना कर पाए और फिर वो कूटनीति का सहारा लेकर कुछ ऐसी संस्थाओं को पैसा दे कि आप एक काम करो, आप जाओ और वहाँ पर कुछ ऐसी गतिविधियाँ करो जिसकी वजह से भारत की आलोचना हो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, तो ऐसा कृत्य भी कई बार किया गया है और किया जाता है, जिसके लिए कई न्यूज़ चैनल, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि वो हमारे लिए एक बहुत ही गलत चीज़ हो जाती है। बीइंग एन एस्पिरेंट, बीइंग अ टीचर, तो आप किसी को भी कोट नहीं करेंगे, आप सिर्फ एक कॉमन नाउन में बात करेंगे, आप कभी भी प्रॉपर नाउन में बात नहीं करेंगे। आप जब भी बात करेंगे आप कॉमन नाउन में बात करेंगे। आपको अगर बोलना है तो आप न्यूज़ चैनल बोलो, आप किसी न्यूज़ चैनल का नाम नहीं लोगे, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लोगे, आप सिंपली ऑर्गेनाइजेशन कोट करोगे, ठीक है। तो कई सारी संस्था, कई सारे
थिंक टैंक्स, कई सारे न्यूज़ चैनल, इनको बाद में इसके लिए पेनलाइज भी किया गया। प्रोहिबिशन ये एक्ट एक्चुअल में जो सिखाता है वो ये है कि आप फंड नहीं ले सकते। कौन सा फंड? फॉरेन फंड। और वो आप कौन है? वो आप हैं कैंडिडेट्स जो इलेक्शन के लिए खड़े हो। सपोज करो कोई एमपी एमएलए का इलेक्शन हो किसी भी पार्ट में भारत के, और वो बंदा बाहर से फंड उठा के इलेक्शन लड़ रहा हो, तो ऐसा नहीं कर सकता। जर्नलिस्ट ये काम नहीं कर सकता। न्यूज़पेपर, मीडिया ब्रॉडकास्ट कंपनीज, जजेस, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर यानी कि एमपी और एमएलए दोनों, पॉलिटिकल पार्टीज, ऑफिस बेयर्स, ये लोग कोई भी फॉरेन फंड नहीं उठा सकते हैं। इनके लिए तो यहाँ पर सख्त मनाही है, और अगर ये पाए जाते हैं तो इन पर कड़ी दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। अभी हाल ही में एक न्यूज़ चैनल के ओनर पर पूरी तरीके से जांच और पेनाल्टी किया गया उनको, तो ये एफसीआरए के तहत ही हुई थी। नई गाइडलाइंस जो एफसीआरए में 2010 में संशोधन करके लाई गई, उसके तहत साफ साफ कहा गया था कि अब कोई भी एनजीओ अगर फॉरेन फंड रिसीव करना चाहता है तो रिसीव करे, लेकिन वो ये काम करेगा न्यू दिल्ली में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच के द्वारा ही। यानी कि एसबीआई के अलावा आप किसी और बैंक में अपना एफसीआरए अकाउंट नहीं खोल सकते, और अगर खोला है तो वो रहने दीजिए उस अकाउंट को काबिज, आप उसको एसबीआई से लिंक कर दीजिए। ये साफ साफ यहाँ कहा गया है। इसके अलावा उन्होंने एक बात और कही कि आपके एफसीआरए अकाउंट से ही आप पैसा ले सकते हैं, यानी कि पैसा आप केवल बैंकिंग चैनल के थ्रू ही लाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एसबीआई न्यू दिल्ली ब्रांच में होना चाहिए आपका अकाउंट। अगर आपका कहीं और है तो उसको लिंक करिए। इसके लिए आपको नई दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे ऑनलाइन भी खाता खोल सकते हो। ठीक है, या घर बैठे आप उसी जगह पर नई दिल्ली की ब्रांच का खाता खुलवा सकते हो एफसीआरए के तहत। ये भी आपको बैंक के थ्रू अलाउ कर दिया जाएगा, लेकिन पैसा आपका बैंकिंग चैनल से ही आना चाहिए और किसी सोर्स से आप नहीं ला सकते। इवन जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है या पीआईओ कार्ड होल्डर्स हैं, इनके लिए भी कहा गया इनके द्वारा दिया गया पैसा पहली बात तो रुपीज में होना चाहिए, डॉलर या किसी और करेंसी में नहीं हो सकता, और इसे भी फॉरेन फंड ही समझा जाएगा। तो इसको भी यहाँ पर इन्होंने गाइडलाइन में अपनी मेंशन कर दिया है। सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी को लेकर एक बात कहा एनजीओज को कि वो एक अंडरटेकिंग देंगे कि वो कितना पैसा एक्सेप्ट कर रहे हैं और किस पर्टिकुलर पर्पस के लिए एक्सेप्ट कर रहे हैं। दूसरी बात, ये जो भी पैसा वो एक्सेप्ट करते हैं वो किसी भी तरीके से सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया को इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए, ना कि इंडिया के फ्रेंडली रिलेशंस को इम्पैक्ट करना चाहिए विद एनी फॉरेन स्टेट। और किसी भी तरीके से अगर कम्युनल हार्मनी भी बिगड़ने का किस्सा दिखाई दिया तो भी एनजीओज या उन संस्थाओं के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मेजर क्रिटिसिज्म क्या होता है इसमें? सबसे पहला जो क्रिटिसिज्म देखने को मिला वो था अननेसेसरी इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म। क्यों? बहुत सारे एनजीओज जो थे वो अपने लेटेस्ट लिस्ट में अगर बात करें वो काम कर रहे थे क्लाइमेट एक्शन पर, इसके अलावा एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स, चाइल्ड राइट्स और स्लेवरी प्रोजेक्ट्स, और ये सारे ही प्रोजेक्ट्स अगर आप देखें तो काफ़ी सेंसिटिव हैं विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल इश्यूज। सो इनकी एस्पेक्ट को देखते हुए कि कितने सेंसिटिव हैं, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एस्पेक्ट हो चाहे इंटरनेशनल एस्पेक्ट पे हो, इसमें एफसीआरए को रेगुलेट करने की बात कही। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंटरनेशनल प्रेशर रिगार्डिंग लॉ मेकिंग एंड ओवर कॉम्प्लायंस। देखो, अभी हम सिंपल से क्लाइमेट चेंज को एग्जांपल ले लें तो क्लाइमेट चेंज में अगर G20 कंट्रीज का रिकॉर्ड देखा जाए तो सबसे बेस्ट जो परफॉर्म कर रही है वो इंडिया है, एकमात्र जो अपना टारगेट अचीव कर सकती है जितना इंडिया ने बोला था, बल्कि उससे भी पहले वो उसको अचीव कर लेगी। 2030 की जो डेट इंडिया ने दी है उससे पहले ही कर लेगी। तो इसीलिए इंडिया ने अपने टारगेट को रिवाइज करके अपग्रेड भी किया। अभी अगस्त में ही इंडिया ने अपनी नई एनडीसी प्रोवाइड की है। अब कहोगे सर एनडीसी क्या है? एनडीसी है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जो एक ड्राफ्ट है हर कंट्री को प्रिपेयर करके देना है जिन्होंने अभी पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट पर साइन किया है। तो ये 5 साल का एक पूरा प्लान कह लो, हर स्टेट यानी कि हर गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। बेसिकली मैं स्टेट से मेरा मतलब है देश का।
ठीक है। तो इंडिया ने 2015 में अपना पहला दिया था, अभी क्योंकि 2015 में ही COP21 हुआ था, जिसके बाद पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट साइन किया गया था। और फिर 2015 के बाद 2020 में इंडिया को देना था, लेकिन वो टल रहा था ड्यू टू मेनी इश्यूज वी ऑल नो, पैंडमिक एंड ऑल। तो अब इंडिया ने 2022 अगस्त में अपना नया NDC, जिसमें इंडिया ने अपने टारगेट को अपग्रेड कर दिया है, वो दिया है। लेकिन इंडिया क्योंकि थोड़ा सा लैग कर रहा था अपने टारगेट्स को देने में, तो उसका वापस से छीटाकशी होना शुरू हो गया था, जबकि ऑल्दो इंडिया वाज वर्किंग वेरी विगरसली इन दिस एस्पेक्ट। फिर NGOs इन्वॉल्व हैं इन वायलेशन ऑफ FCRA, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि कई NGOs हैं जो फोकस कर रहे हैं कोल को लेकर, कोल के ऊपर वो अपने बयान देते हैं, और जब बात आती है कि उन्होंने जो वायलेशन किया तो वो गवर्नमेंट के ऐसे सेंसिटिव इश्यूज को उठाते हैं जो एक्चुअल में किसी भी NGO को नहीं करना चाहिए। फिर बायस डेटा, पुअर रैंकिंग ऑन सेवरल इंडिसेस, ये तो हम देखते चले आ रहे हैं। इंडिया को ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, हर जगह एक बायसनेस फेस करनी पड़ी है, पुअर रैंकिंग दी जा रही है इंडिया को। सो ये तो एक एस्पेक्ट है, क्योंकि इंडिया इन सब पे एक हार्श क्रैकडाउन कर रहा है, एक हार्श कहते नहीं, इंडिया ने पूरी तरीके से फोकस किया कि किसी भी एस्पेक्ट में अगर ये इंडिया की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी को कल्मिनेट करने की कोशिश करते हैं तो इंडिया इनको क्रैकडाउन करेगा। फिर इंटरनल सिक्योरिटी को भी ये पैसा बहुत ज़्यादा हार्म करता है, क्योंकि इसी पैसे से टेररिज्म और बाकी कम्युनल एस्पेक्ट को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे किसी भी देश की इंटरनल सिक्योरिटी हार्म होती है। Then fraud issues for several years, it remained a very relevant question as per your UPSC, क्योंकि fraud issues में हम ideological differences की बात करते हैं, जिसको बढ़ाया जा रहा है इस पैसे को देकर। फिर चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वो फार साउथ हो, फार नॉर्थ हो, तो यहाँ पर भी इन पैसे की मदद से काफ़ी क्योटिक सिचुएशन बनाने की कोशिश करते चले आए हैं। अब कोई भी बंदा अगर फॉरेन फंड रिसीव करना चाहता है तो कैसे करेगा? सबसे पहले तो उसको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। कभी भी फॉरेन फंड लेने के लिए एक लेटर ऑफ कमिटमेंट देना पड़ेगा कि कौन फॉरेन डोनर है, कितना अमाउंट दे रहा है, किस पर्पस के लिए दे रहा है। उसके बाद स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ या प्रोजेक्ट के लिए ही फंड्स लिए जा सकते हैं, उसमें भी आपको बताना होगा कितना पैसा किस पर्टिकुलर एक्टिविटी या किस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए आ रहा है। थर्डली, रजिस्ट्रेशन विल बी मैंडेटरी, यानी कि एसोसिएशन को रजिस्टर होना चाहिए अंडर स्टैट्यूट सच एज सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 या इंडिया ट्रस्ट एक्ट 1882 या सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट। बिना रजिस्ट्रेशन के वो फंड प्रोवाइड नहीं कर सकते या फंड ले नहीं सकते। अब गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है? ये सारी क्रैकडाउन में गवर्नमेंट ने एक बात कही कि अमेंडमेंट नेसेसरी थे ताकि फॉरेन स्टेट को रोका जा सके या फॉरेन स्टेट एक्टर्स को रोका जा सके कि वो इंटरफेयर करना बंद करे हमारी कंट्री के इंटरनल मैटर और हमारी कंट्री की पॉलिटिकल सिचुएशन से। साथ ही साथ उन्होंने कहा ये चेंजेस इसलिए भी ज़रूरी थे क्योंकि NGOs बहुत सारी मैल प्रैक्टिस कर रहे थे, डाइवर्जन हो रहा था फॉरेन फंड्स का। तो इन डाइवर्जन्स की वजह से कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में भी दिक्कत आ रही थी। ऑर्गेनाइजेशंस में एक तरीके से देखो तो नॉन पीपल सेंट्रिक एक्टिविटीज़ कम होती चली जा रही थी, और पीपल सेंट्रिक एक्टिविटीज़ यानी कि वो ज़्यादातर लोगों के सोसाइटल रिफॉर्म्स के लिए ना काम करके पॉलिटिकल केओस में ज़्यादा भागीदारी दिखा रहे थे। तो इस चीज़ को भी कल्मिनेट करना था। Then the provision of having one designated एक डेजिग्नेटेड बैंक होने से गवर्नमेंट के लिए भी ईज अप हो जाएगा उन फंड की जांच करना, उनको मॉनिटर करना। गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया कि देखो दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं है, आप रिमोटली भी ओपन कर सकते हो, तो इस पे भी कोई इशू नहीं था। सो आई होप ये पूरा FCRA का एनालिसिस आपको समझ में आया होगा। अगर एग्जाम में आपसे FCRA से रिलेटेड आंसर लिखने को आता है तो आप आराम से लिख सकते हो। सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने यहाँ पर दे दी है, बस इस सेशन को एक बार और गो थ्रू करिए, थोड़ा सा ध्यान देके पढ़िएगा और एक एक चीज़ को बारीकी समझने के बाद एक लॉन्ग आंसर जरूर लिखने की कोशिश करेगा FCRA के ऊपर। तो अगर आपको पसंद आया सेशन देन कीप ऑन वॉचिंग गाइस, और शेयर जरूर करिए टू एवरी फ्रेंड ओवर देयर जो भी UPSC 2023 की तैयारी कर रहा है। कोई भी इंक्वायरी चाहिए हो तो ये नंबर दिया हुआ है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पे कॉल करने के बाद आपको जो भी डाउट्स होगा वो क्लियर कर दिया जाएगा। बाकी कमेंट सेक्शन ओपन है फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।